हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 11 के चैप्टर नंबर सेकंड के लास्ट पोर्शंस के बारे में, जिनमें हम पढ़ेंगे आज वायरस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लाइकेन्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्रायोन्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। ये सारे जो एजेंट्स होते हैं, इनको जो आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई जगह नहीं दी गई थी। आर.एच. व्हिटेकर ने इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि किसी भी किंगडम में ये सूटेबल ही नहीं थे, सूट ही नहीं बैठ रहे थे। तो उन्होंने इन चारों को किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा, इसीलिए हम इनको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट पोर्शन में हमने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म किए थे, एनिमेलिया तक हमने बात की थी। उसके बाद हम आज उन पोर्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि क्लासिफाइड नहीं है व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। करेक्ट। बात करते हैं सबसे पहले हम वायरस के बारे में। वायरस शब्द जो है वो आपने सुना भी होगा। ठीक है, कई लोगों ने ये देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा, है ना। तो इसका मतलब वायरस क्या होता है, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, या डिजीज कॉज करते हैं। ये प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। कुछ रिसेंटली ईयर्स जो है उनमें आपने देखा होगा कि वायरस ये एक ऐसा नाम था जिसने दुनिया हिला दी थी। कोरोना वायरस जो है, उन्होंने क्या किया था, इतने लोगों को इन्फेक्ट किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, और कितने लोग जो है उनको मारा भी था, यानी कि इस वायरस से कितने लोगों की जान भी गई थी। तो वायरस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकते हैं, इवन वो बहुत ज्यादा घातक भी हो सकते हैं। हाँ, सारे वायरसेस जो होते हैं वो इतने घातक नहीं भी होते, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नेचर के होते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान कॉज करते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वायरस का नेचर कैसा होता है, वो कैसे इन्फेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, या किसी भी प्लांट को, या किसी भी एनिमल को। ठीक है, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, एक्सेट्रा सारी चीजें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वायरस बना रखा है मैंने। ये वायरस जो है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम आम भाषा में TMV कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक प्लांट वायरस है जो कि प्लांट्स में डिजीज पैदा करता है, और वो भी कौन से प्लांट के अंदर, टोबैको के प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये वायरस TMV बोलते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, और इसके ऊपर बाहर की तरफ कुछ कवरिंग्स होती हैं। ठीक है ना, उन कवरिंग्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए वायरस जो होता है ना, अगर मैं बात करूं तो बहुत 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 ज्यादा छोटा इन्फेक्शियस एजेंट है। इवन इतना कि वो बैक्टीरिया से भी कई कई ज्यादा गुना छोटा होता है। आपने देखा होगा ना कि बैक्टीरिया जो है वो कितने छोटे होते हैं, हम उनको नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। अगर मैं अपने एक हाथ में थोड़ी सी मिट्टी, यानी कि मेरे जो ना फीस्ट के अंदर जितनी मिट्टी होगी, उस मिट्टी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया से भी कई ज्यादा गुना छोटा होता है वायरस। ये इन्फेक्शियस एजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वायरस को इतना बड़ा बनाऊं, सॉरी बैक्टीरिया को इतना बड़ा बनाऊं, तो वायरस जो होता है ना वो उसको इन्फेक्ट करेगा, और वो सिर्फ इतना सा होता है। तो रेशियो पता चल रहा है आपको? बैक्टीरिया जो खुद इतना छोटा है, अगर मैं उसको यहां बनाऊं तो वायरस उससे भी कई ज्यादा गुना छोटा होता है। और कुछ वायरस तो ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। बताओ, जो बैक्टीरिया दूसरों को इन्फेक्ट करता है उसे भी इन्फेक्ट करने वाला कोई है? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनके बारे में भी देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन। वायरस को क्लासिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं दी गई थी। दे शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। इनका कारण पता है क्या? इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। इसीलिए पता है क्या, वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक भी बोलते हैं। कनेक्टिव लिंक का मतलब ये होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में किसी दो चीजों के कैरेक्टर आना। ठीक है ना, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसको अभी तक भी क्लियरिफाई नहीं कर पाए हम लोग कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ये भी कभी कभी लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी कभी नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो सर ये लिविंग की तरह बिहेव कब करता है और नॉन लिविंग की तरह बिहेव कब करता है? जब ये किसी भी सरफेस पे पड़ा है ना, बाहर की तरफ कहीं भी पड़ा है, कहीं भी सरफेस, मान लो टेबल पे पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, तो वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी। ठीक है ना, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होगी। इवन आपको पता है वायरस जो होता है वो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब सेल भी नहीं है इसके अंदर। आपको पता है सेल होने के लिए या सेल्यूलर स्ट्रक्चर होने के लिए मोस्टली दो तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तब वो सेल कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो होना चाहिए। तीसरा
न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए। इन वायरसेस के अंदर डीएनए, आरएनए ये सब तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उसके ऊपर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस के ऊपर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो होती नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये ए सेल्युलर स्ट्रक्चर या नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर्स जो होती है ये कहे जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये किसी सरफेस पे पड़ा है तो ये सरफेस पे पड़े पड़े क्या करेगा, किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि डेड है मान लो, तो ये वैसे बिहेव दिखाएगा जैसे नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है ना, कोई भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना जो डीएनए या आरएनए होता है, उसको क्या करता है, उस लिविंग सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब जब ये लिविंग सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा तो डीएनए या आरएनए जो होता है वो एक्टिव होकर के क्या करेगा, अपनी कॉपियां बनाने लगेगा, और फिर एक सेल के अंदर बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। तो क्या करता है, ये सेल की मशीनरी का यूज करता है अपनी कॉपियां बनाने के लिए, तो उस समय ये लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कभी कभी तो नॉन लिविंग की तरह दिखते हैं और कुछ कुछ लिविंग की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, करेक्ट। आगे देखिए इसके बारे में, देखिए लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट, इट हैज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इनसाइड अ होस्ट प्लांट और एनिमल सेल। कोई भी लिविंग प्लांट या एनिमल सेल अगर होती है, अगर ये उसके कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी कॉपियां बना सकता है, ये एक लिविंग का फीचर है, ठीक है। एक लिविंग बीइंग जो होता है वो अपनी कॉपियां बना सकता है, लिविंग बीइंग का फीचर है। दूसरा देखिए, इट हैज द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, ये डिजीज कॉज करने में केपेबल होते हैं, और डिजीज कॉज करने में केपेबल वही होते हैं जो लिविंग है, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस होती है, तो डिजीज भी कॉज कर सकता है, ये इसका लिविंग का कैरेक्टर है। अगली देखेंगे थर्ड, द प्रोसेस इज इट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा। इसके पास तीन चीजें होती है, ठीक है ना। एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए आरएनए होता है उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो सकती है इसके पास जो इसकी कवरिंग बनाती है, और कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, ये तीन चीजें होती है, और ये तीनों चीजें लिविंग सेल में भी देखी जाती हैं, तो ये उसका लिविंग कैरेक्टर हो सकता है। और इट हैज द एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडनली चेंज लेके आना। तो वायरसेस जो होते हैं ना, उनके अंदर सडनली चेंज आता है और बहुत जल्दी चेंज आता है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। आपने देखा होगा कि जब वो कोविड चल रहा था तो उस दौरान क्या था, हम बोल रहे थे कि कोविड वायरस जो है उसमें म्यूटेशन हो गया है, उसका एक नया स्ट्रेन है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, बोले थे ना। तो ये वायरसेस जो होते हैं वो अपने अंदर बहुत जल्दी चेंज लेके आते हैं, और वो स्ट्रांग और स्ट्रांग भी हो सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो सडनली चेंज आना, जिसके कारण से वायरस जो होता है उनके अंदर और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, या वो स्ट्रांग हो जाते हैं, इवन कई बार क्या हो सकता है वो वीक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो पहले की तुलना में या पहले के कंपैरेटिवली वीक हो जाते हैं। तो कुल मिला के चेंजेस आते हैं, तो ठीक है, उनका जो डीएनए आरएनए होता है वो क्या करता है, चेंज लेके आता है, इस कारण से हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर म्यूटेशन हो सकता है और बहुत जल्दी म्यूटेंट होते हैं, ठीक है ना। ये तो थे लिविंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वायरसेस के। तो देखो फर्स्ट है, वायरस इज अनेबल टू मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि अगर वो सेल के बाहर कहीं पड़ा है तो वो अपनी मल्टीप्लाई या अपनी कॉपियां बनाने में केपेबल नहीं है, ठीक है ना, अपनी मल्टीप्लाई करने में केपेबल नहीं है। अगर मैं किसी टेबल के ऊपर वायरस को रखूं तो वो वायरस जो होता है वो अपनी मल्टीप्लाई करने में केपेबल नहीं होता, वो अपनी कॉपियां नहीं बना सकता, जब तक उसको लिविंग सेल नहीं मिलती तब तक वो कॉपियां नहीं बना सकता, ठीक है। नंबर सेकंड, इट डज नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं देखी जाती है, ठीक है। वायरस पड़ा है किसी सरफेस पे, अगर वो सरफेस नॉन लिविंग है तो पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इट लैक्स प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो लिक्विड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, तो वायरस जो होता है वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह पड़ा होता है बाहर की तरफ, तो बहुत सारे वायरस जो होते हैं उनको आपस में मिला करके उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना, वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, तो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है ना। आगे बताऊंगा कि एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था स्टेनले, उन स्टेनले ने क्या किया था, सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया था, और उन्होंने ये बताया था कि वायरसेस के अंदर मोस्टली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो तब पता चला था कि वायरसेस के अंदर क्या होता है, ऊपर की जो कवरिंग प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन की होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे, कुछ एक लिविंग के जैसे और कुछ एक थे नॉन लिविंग के जैसे, इसीलिए वायरसेस को क्या बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए
वायरसेस आर डिफाइंड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखते हैं। डिजीज कॉजिंग हो सकता है इंट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, वो सेल के बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई कॉपी नहीं बनती उनकी, तो वो हमेशा सेल के अंदर घुस करके उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और वहां डिजीज कॉज करते हैं। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब पता है आपको? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि वो हमेशा ही हमेशा पैरासाइट होंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनको अगर डिजीज कॉज करना है, उनको अगर मल्टीप्लाई करना है, तो उनको लिविंग सेल चाहिए, वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड ही रहेंगे, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए वर्ड आया इनका ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके बाद दे हैव नो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, उनके पास सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म नहीं होता। एंड नो मशीनरी फॉर एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किसी भी तरह की कोई मशीनरी नहीं होती जिसके कारण ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करें। इसके बाद देखिए दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ठीक है, एंड दे मल्टीप्लाई विद इन देयर होस्ट सेल, यानी कि वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमेशा और हमेशा सेल के अंदर डिजीज पैदा करेंगे और पैरासाइट रहेंगे, और ये मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल के अंदर, करेक्ट। Once outside the host cell, they are completely inactive. अगर वो सेल के बाहर कहीं पड़े हैं तो कंप्लीटली कैसे रहेंगे? इनएक्टिव रहेंगे। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वायरसेस के अंदर देखे जाते हैं। इसके बाद देखिए द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, यानी हमें पता कैसे चला कि वायरसेस जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, किसने डिस्कवरी करी थी, ठीक है। उसके देखिए इसके अंदर देखिए डामित्री इवानोवास्की 1892 में आए थे, ये recognize a certain microbes as a causal organisms of the mosaic disease of tobacco, यानी कि इवानोवास्की जो है, जो 1892 में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि टोबैको का एक प्लांट है जिसके अंदर मोज़ेक डिजीज पैदा होती है। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि उस समय उनको पता भी नहीं चला था कि ये क्या है, ये वायरस है, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि कोई माइक्रोब होगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टोबैको का प्लांट है, करेक्ट, ठीक है ना, इसके ऊपर किसी माइक्रोब का इन्फेक्शन हुआ और टोबैको का प्लांट की जो लीफ है वो कैसी हो गई, वो यूं सूख गई, ठीक है ना, कुछ लीफ ऐसी थी जो रोल हो गई, ठीक है, एकदम सूख गई, रोल हो गई, और टाइम से पहले क्या हो रही थी, वो झड़ गई थी, जमीन पे नीचे गिर गई थी। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है ये प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई बैक्टीरिया होगा, उस समय बैक्टीरिया की तो डिस्कवरी हो रखी थी, ठीक है, या कोई फंगस होगा। तो ये कुछ एक माइक्रोब जिनकी डिस्कवरी हो रखी थी उस समय, उन्होंने सोचा कि कोई माइक्रोब होगा या कोई बैक्टीरिया होगा जो कि इसके ऊपर ये मोज़ेक डिजीज पैदा कर रहा होगा। ये क्या होता है, मोज़ेक डिजीज में क्या होता है, लीव्स जो होती है वो टाइम से पहले क्या हो जाती है, कर्ल होने लगती है, ठीक है ना, उनका हरा रंग जो होता है वो गायब होने लगता है, ठीक है, वो टाइम से पहले सूखने लगती है, ठीक है, जमीन पे गिरने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, ये सिम्टम्स होते हैं मोज़ेक डिजीज के, ठीक है। पौधे की लंबाई जो होती है वो बढ़ती नहीं है, बौना रह जाता है पौधा, तो ये सब चीजें मोज़ेक डिजीज कहलाती हैं। उसके बाद देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो उन्होंने देखा कि कोई शायद बैक्टीरिया होगा, उन्होंने देखा कि कोई बैक्टीरिया होगा जो कि ये डिजीज कॉज कर रहा था। अब कौन सा बैक्टीरिया होगा ये तो उनको भी नहीं पता था। तो उस समय क्या था, उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया। जैसे मान लो एक कंटेनर लिया उन्होंने, एक कंटेनर लिया और इसके ऊपर क्या लगाया, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगाया, ये ऐसे मान लेते हैं, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगाया। मान लो एक फिल्टर होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रूफ फिल्टर, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, ठीक है। थोड़ा सा सही कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो लीफ होती है जो टाइम से पहले सूख जाती है, इन लीफ के सैप को, यानी लीफ का जो रस होता है उसको क्या किया, यहां लिया, उसको निचोड़ा, ठीक है ना, उसको निचोड़ करके उसका जो रस होता है, उसका जो जूस होता है वो यहां नीचे की तरफ डाला। तो उन्होंने देखा
कि वो ये कह रहे थे कि अगर कोई बैक्टीरिया होगा ना तो वो बैक्टीरिया यहीं पर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में ही अटक जाएगा और फिर उसके बाद मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है ना, और बाकी का जो सैप होता है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो लीफ होती है उस लीफ का सैप लिया और उसको निचोड़ करके उस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पे डाला। उनको तो ये लगा था कोई बैक्टीरिया होगा, जब उनको ये लगा बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होता है वहां पर अटक जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया भी उसके बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको लगा कि यहां कोई बैक्टीरिया होगा तो वो इस जगह पर अटक जाएगा, इस जगह पर अटक जाएगा और बाकी का जितना भी लिक्विड है वो नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन वो ये देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे कि जो भी एजेंट था, जो भी डिजीज कॉज कर रहा था, मोज़ेक डिजीज पैदा कर रहा था, वो बैक्टीरिया से भी छोटा था। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने देखा था ना बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के ऊपर तो उनको कुछ भी नहीं दिखा। इसका मतलब जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी बाहर निकल रहा था। तब उनको पता चला कि भाई साहब हो सकता है वो बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ हो, लेकिन क्या था इनको भी अभी तक नहीं पता था। बस उन्होंने ये बोला था कि कुछ बैक्टीरिया जो है उससे भी छोटा है वो माइक्रोब जो भी है। देखिए, Ivanovsky recognized a certain microbes as a causal organism of the mosaic disease of tobacco. Correct? These were found to be smaller than bacteria because they passed थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी बाहर निकल गए थे, इसीलिए उन्होंने बताया कि वो बैक्टीरिया जो है उससे भी छोटा है, जो भी एजेंट है वो उससे भी छोटा है। करेक्ट? चले आगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था MW बेजरेनिक। ये आए थे कब? 1898 में आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, इनका ईयर पूछा गया था। He demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as a contagium vivum fluidum, which is also called infectious living fluid. ये जो बिजरेनिक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस लीफ का एक्सट्रैक्ट लिया, लीफ का रस लिया और उस लीफ के रस को क्या किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट था, मान लो ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ओके। अरे इन्फेक्टेड प्लांट थोड़ी, ये तो हेल्दी प्लांट बन गया, सॉरी, ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है। ये इन्फेक्टेड प्लांट था, उस इन्फेक्टेड प्लांट की एक लीफ ली उन्होंने, ओके। उस लीफ का जो एक्सट्रैक्ट था, उस लीफ का जो एक्सट्रैक्ट था उन्होंने एक हेल्दी प्लांट पर डाल दिया। उन्होंने एक हेल्दी प्लांट के ऊपर क्या किया, डाल दिया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इस हेल्दी प्लांट के ऊपर इस इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ का एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो क्या होगा, वो जो हेल्दी प्लांट है उस प्लांट के अंदर भी क्या होगा, डिजीज पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कि भैया ये जो लिक्विड हमने डाला था ना, इस लिक्विड ने क्या किया, इस हेल्दी प्लांट के अंदर भी डिजीज कॉज करती। अरे भैया करेगा ही ना, जब इस इन्फेक्टेड लीफ का एक्सट्रैक्ट लेंगे तो उसके अंदर वायरस तो होगा ही, ये वायरस क्या करेगा, हेल्दी प्लांट के ऊपर भी डिजीज पैदा कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो गया, तो उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने एक नया पैथोजन जो है वो नाम दिया वायरस, ठीक है। और जो फ्लूइड था, वो जो एक्सट्रैक्ट था ना लीफ का, उसका नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसको नाम दिया कि ये वो फ्लूइड भैया बहुत खतरनाक है, कि जो पुराना प्लांट होता है, जो इन्फेक्शियस प्लांट होता है ना, उसका जो लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, वो नए प्लांट के अंदर भी क्या कर सकता है, डिजीज पैदा कर सकता है, इसलिए वो पॉइजनस है, इसलिए उसको नाम दे दिया था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसके बाद देखिए, इससे साइंटिस्ट आए थे WM स्टेनले, वो कब आए थे, 1935 में आए थे। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है। shows that virus could be crystallized and their crystal consist largely of proteins. उन्होंने बोला था कि वायरसेस जनरली जो होते हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और उनके क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वायरस के अंदर जो केमिकल नेचर होती है उसका पता लगाया गया था कि वो उन वायरस के अंदर क्या होता है, मोस्टली क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। इससे पहले बिजरेनिक ने उन्होंने जब पता लगाया था तो उनको वायरस के कोई केमिकल नेचर के बारे में नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद
देखिए दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि वो हमेशा किसी भी होस्ट सेल के अगर बाहर की तरफ रहेंगे तो वो हमेशा इनर्ट रहेंगे, यानी इनएक्टिव रहेंगे, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं दिखेगी। अगर वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर होते हैं तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखेगी और वो अपनी कॉपियां बनाएंगे। और वायरसेस जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब उनके पास पैरासाइट होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमेशा लिविंग होस्ट सेल पर डिपेंड रहेंगे अपनी कॉपियां बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। दिस वॉज लेटर ऑन कॉल्ड वायरियन, जिसको हम पॉइजन बोल सकते हैं, एंड द डिजीज कॉजिंग एजेंट एंड एज अ वायरस। उसके बाद धीरे धीरे उसको वायरियन बोला गया। वायरियन जो होता है वो पॉइजन जो है उसको इंडिकेट करता है और उसी से आगे टर्म बनी वायरस। करेक्ट, ठीक है। तो वायरियन जो होता है जनरली क्या होता है, वायरियन जो होता है वो ऐसा पिगमेंट होता है या ऐसा पार्टिकल होता है जो कि सरफेस पे पड़ा है, मतलब वायरस वो ऐसा जो किसी सरफेस पे पड़ा है और वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको वायरियन बोल देंगे। उसके बाद देखिए W.M. Stanley 1935 shows the virus could be crystallized to form crystals in the protein and the inert outside to the specific host। ये तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये तो पुरानी लाइन है। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ वायरसेस जो है उनके बारे में बता रखा है। देखो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस की TMV की। ये वायरस जो होता है वो एक रॉड शेप वायरस होता है, ठीक है, वो एक रॉड शेप वायरस है, ऐसा ये रॉड शेप वायरस, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉइल्ड फॉर्म में रहता है और कॉइल्ड फॉर्म में है, और आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ओके। इसके बाहर की तरफ आपको दिख रही है बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट्स होती है। इन सब यूनिट्स जो को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ये ऐसे लगी होती है, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लगी होती है। मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, है ना, ये ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लगी हुई होती है। क्यों? ये ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लगी हुई होती है। ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इनको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और ये पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या होती है, लगी हुई होती है, और वो पूरी की पूरी जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को बोलते हैं कैप्सिड। उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। तो ध्यान रखना हमेशा, तो मैं बोलूं कि वायरस के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कवरिंग जो होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और उस कैप्सिड के अंदर छोटी छोटी सब यूनिट्स और होती है, उन छोटी छोटी सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, है ना। तो कैप्सोमियर्स कहते हैं इसको। तो यहां पर लिखा रखा है देखो, प्रोटीन सब यूनिट्स, ये प्रोटीन सब यूनिट्स है, ठीक है, और ये जो है वो कैप्सोमियर्स, ठीक है, जो कैसे लगे हुए हैं वो हेलिकल फॉर्म में लगे हुए हो सकते हैं, ओके। और ये जो है ये होता है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है। मैंने कहा था बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपियां बनाता है। तो ये रहा वो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ क्या दिखा रखा है, देखो ये कैप्सिड दिखा रखा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम हेड पार्ट बोलते हैं, ये हेड पार्ट, ओके, ठीक है। इस हेड पार्ट के अंदर क्या होता है, डीएनए हो सकता है, ये डीएनए होता है। वायरसेस जो होता है ना, वायरस, उनके अंदर क्या हो सकता है, डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में डीएनए या और आरएनए दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते, ठीक है ना। डीएनए या आरएनए होता है, मैं फिर कह रहा हूं, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ एक वायरस में कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है इस चीज को। इसके बाद देखिए यहां पर नीचे की तरफ जो पोर्शन दिखाई देता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये शीट है, ओके। उसके बाद यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको टेल के जैसी स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये टेल फाइबर्स है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, उसमें क्या किया था उन्होंने, हेड पार्ट को ए बोल दिया था, शीट को बी बोल दिया था और टेल फाइबर को सी बोल दिया था, और उन्होंने बोला था कि आइडेंटिफाई करो तीनों को क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये डीएनए जो होता है वो यहां से होते हुए आगे होता हुआ क्या करता है, आगे होता हुआ चला जाता है सेल के अंदर, और जब ये डीएनए सेल के अंदर चला जाता है तो उसके बाद ये अपनी कॉपियां बनाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और ये जो टेल फाइबर्स होता है ये हल्का हल्का मूवमेंट करने में हेल्प करता है, इसको सेल के ऊपर की हल्की हल्की मूवमेंट के लिए ये जरूरी होते हैं टेल फाइबर्स जो होते हैं, करेक्ट। ये होता है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है।
आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं। अ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर पार्ट। फर्स्ट इज अ कैप्सिड। कैप्सिड क्या होती है? द प्रोटीन कोट होता है, यानी प्रोटीन की कवरिंग है। एंड द न्यूक्लिक एसिड, और क्या है सेकंड नंबर इसका? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? डीएनए या आरएनए हो सकता है, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं कैप्सिड की। देखो, द कैप्सिड इज द आउटर प्रोटीन कोट दैट इज प्रोटेक्टिव। ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन करना होता है। इट इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ मेनी आइडेंटिकल सब यूनिट्स, यानी एक जैसी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती है, उससे मिलकर बना होता है। दीज सब यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स, अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म्स। या तो वो हेलिकल फॉर्म में हो सकता है या वो पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म में हो सकते हैं। देखिए यहां ये हेलिकल फॉर्म में लगे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर देखिए ये ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में लगे हुए हैं। यूं देखिए, ये ट्राइंगुलर फॉर्म्स दिख रही है इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में लगे हो सकते हैं, तो पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म में लगे हो सकते हैं या वो हेलिकल फॉर्म में लगे हो सकते हैं। कौन? कैप्सोमियर्स, करेक्ट। Some of the viruses has an outer covering called envelope. Example HIV. They are called enveloped viruses. कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरसेस जो होता है उसके पास क्या होता है, कैप्सिड के अलावा एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है, वो भी प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है ना। इनको हम बोल सकते हैं कि वो कवर्ड वायरस है, ठीक है, एनवेलप्ड वायरस होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है HIV, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो एड्स डिजीज पैदा करता है, ठीक है। अदर्स आर कॉल्ड नेक्ड वायरस, और जिनके पास नहीं होती, मोस्टली जो होता है ना वो सिर्फ एक कैप्सिड ही होता है, एक्स्ट्रा कवरिंग तो बहुत कम वायरसेस में मिलती है। तो मोस्टली जिनके अंदर एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है उनको हम नेकेड वायरस बोलते हैं और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। द कैप्सिड इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लिक एसिड। इनका कैप्सिड जो होता है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है न्यूक्लिक एसिड के, एंड हैंस द नोन एज द न्यूक्लियोकैप्सिड। तो कभी कभी जब ये बहुत ज्यादा क्लियरली अटैच रहता है, क्लोजली अटैच रहता है, तो यहां पर ये जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड बोल सकते हैं, ओके। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, द न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्स द सेंट्रल कोर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका सेंट्रल कोर बनाता है, इसके सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनलाइक एनी लिविंग सेल, द वायरस कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच मे बी अ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि वायरसेस के अंदर डीएनए या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होता है। दोनों जो होते हैं वो वायरसेस के अंदर एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। हालांकि ये बात और है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब एक ही चेन से मिलकर बना होता है, और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब दो चेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, ठीक है ना। यूजुअली प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जनरली क्या होता है, प्लांट वायरसेस के पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेजेस की, यानी कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड एनिमल वायरसेस, और एनिमल वायरसेस जो एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। The infective nature of the viruses is attributed to the nucleic acid, while the host specificity is attributed to the protein coat. क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये क्या है? The infective nature of viruses is attributed to the nucleic acid. यानी कि वो किस होस्ट को इन्फेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किस सेल के अंदर अपनी कॉपी बनाएगा। हर किसी सेल में कॉपी नहीं बनाते ही, ठीक है ना। हर कोई वायरस हर किसी प्लांट को या एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता। प्लांट्स के वायरसेस हमें इन्फेक्ट नहीं करते, हमारे वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। दे आर होस्ट स्पेसिफिसिटी टू अट्रीब्यूटेड टू द प्रोटीन कोट, यानी कि ये बोलता है कि इनकी जो होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि वो किस सेल पे जाकर के इन्फेक्ट करेगा, किस सेल पे जाके जुड़ेगा, और तब जाकर के अपना न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो उसके अंदर डालेगा और अपनी कॉपियां बनानी स्टार्ट करेगा। तो देन उस अगर नेचर की बात करूं तो वो उसके प्रोटीन कोड पर डिपेंड करती है। तो प्रोटीन कोड किस सेल पे जाकर के जुड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कैसे होता है, एग्जांपल के लिए बात करता हूं मैं। मान लो ये कोई सेल है, करेक्ट, कोई एक सेल, और इसके ऊपर कोई वायरस जो है वो आकर के बैठा, वायरस जो है वो आकर के बैठ गया। ये ऐसे वायरस, ठीक है ना, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल था डीएनए।
वो वायरस क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए वो इस होस्ट सेल में डाल देगा। ये जो होस्ट सेल है इसके पास भी तो खुद का डीएनए होगा, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसका डीएनए। ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करेगा, इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। ये डीएनए यहां जाके अटैच हो गया। अब जब ये डीएनए यहां जाकर के अटैच हो गया तो बताओ मुझे, न्यूक्लियस जो होता है या जो एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि इसका जो डीएनए होता है वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है ना, तो बताओ क्या ये इसके डीएनए का पार्ट बन गया? क्या ये वायरस का डीएनए क्या सेल के डीएनए का पार्ट बन गया? जब ये सेल के डीएनए का पार्ट बन गया तो अब ये पूरी सेल को कंट्रोल कर सकता है। तो धीरे धीरे अब क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी कॉपियां बनानी स्टार्ट करेगा। जब इसकी कॉपियां बननी स्टार्ट होंगी, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक प्रोटीन की कवरिंग आने लगेगी। जब इनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग आने लगेगी तो इसका मतलब यहाँ पर एक सेल के अंदर क्या हो सकता है, बहुत सारे वायरसेस बनने लगेंगे। जब ये बहुत सारे वायरसेस बनने लगेंगे तब ये सेल बस्ट हो जाएगी और सारे के सारे वायरस बाहर निकल जाएंगे, और सारे वायरस बाहर निकल करके क्या करेंगे, नई सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। तो ऐसे जो ये सेल्स जो होती है ना, वो आगे रेप्लिकेट करते हैं, वायरस आगे रेप्लिकेट करते हैं और नई सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ होस्ट, यानी कि वो किसके अंदर इन्फेक्शन करते हैं, The viruses are classified mainly into following types। तो वायरसेस जो होते हैं वो इतने तरह के होते हैं, इतने टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, द प्लांट वायरसेस। आपको पता है प्लांट वायरसेस नाम आ रहे तो क्या करेंगे, प्लांट सेल्स के अंदर क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, और प्लांट सेल में इन्फेक्शन करने के बाद वो प्लांट्स के अंदर डिजीज पैदा करेंगे। ठीक है ना, दे इन्फेक्ट प्लांट्स एंड कॉज डिजीज। वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं। जनरली प्लांट वायरसेस हैव आरएनए, और कौन सा आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, with the exceptions of the some viruses such as the cauliflower viruses। cauliflower viruses क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आरएनए नहीं होकर के डीएनए होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए हो सकता है, ये एक्सेप्शन, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल वायरसेस की, दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड कॉजेस डिजीज। वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज पैदा करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आइदर डीएनए और आरएनए हो सकता है। सम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस इन ह्यूमन बींग्स आर। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी तो एनिमल सेल्स ही होती है ना, इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर जो डिजीज पैदा करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, वो डिजीज कॉमन कोल्ड हो सकती है, मीजल्स हो सकते हैं, स्मॉल पॉक्स हो सकता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है जिसको हम चेचक बोलते थे हिंदी में, नाउ एक्सटिंक्ट। अब चेचक नहीं होता, हमने वैक्सीनेशन करके चेचक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, अब चेचक नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन चेचक की जगह उसका एक छोटा सा वीक फॉर्म होता है जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, वो हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस हो सकता है, हर्पीज हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी जी, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है ना। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं या रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, डिसऑर्डर्स नहीं, फिर डिसऑर्डर नाम आता है, डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज। पोलियो हो सकता है, मम्प्स, रेबीज, रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ये पागल कुत्ते के या बिल्ली के काटने पर होता है रेबीज, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और सार्स, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। आपने अभी देखा होगा ना कोरोना, ठीक है ना, कोविड था, ठीक है ना। कोविड जो है वो मान लो इसके सार्स वायरस का क्या है, कजन ही है, ठीक है ना। ये सारे जो होते हैं ये ऐसे ग्रुप में आते हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेजेस की, बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, और सिंपली उनको फेज भी बोल देते हैं कभी कभी। इट इज टैडपोल लाइक, ये टैडपोल लाइक होता है। टैडपोल क्या होता है सर, टैडपोल जो होता है ना वो लार्वा होता है, किसका, फ्रॉग का लार्वा, मेंढक के लार्वा को टैडपोल बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है टेडपोल के जैसे। एंड द न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए, इनका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए होता है। एग्जांपल है T2 फेज, T4 फेज, T6 फेज, ये सारे के सारे क्या हो सकता है, ये एक तरीके के बैक्टीरियोफेजेस है, वायरसेस के नाम है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर बता रखा है कि डीएनए या आरएनए कौन कौन से वायरसेस के अंदर कौन कौन सी चीज हो सकती है। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको डीएस बोलते हैं शॉर्ट में, डीएस डीएनए किस किस में होता है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो किस में हो सकता है, देखो T2 फेज में हो सकता है, T4 बैक्टीरियोफेजेस में हो सकता है,
कॉलीफेज लैम्डा में हो सकता है, एडिनो वायरस, ठीक है, हर्पीज वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक या पॉक्स वायरस जो होता है, इनके अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें मिलता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो कॉलीफेज MS2 इस वायरस में, कॉलीफेज FD, कॉलीफेज 174 इनके अंदर 174 इसमें मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें मिलता है, इसलिए मिलता है रियो वायरस में, ठीक है, ट्यूमर वायरसेस के अंदर, इनके अंदर मिल सकता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो किसमें मिलता है, पोलियो वायरस में मिलता है, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस जो होता है उसमें मिल सकता है, ये कैटल्स में डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस हो सकता है जो टोबैको मोज़ेक डिजीज पैदा करता है। HIV हो सकता है, HIV जो होता है ना ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो सकता है, ठीक है, सार्कोमा वायरस हो सकता है। ये सारे वायरसेस जो होते हैं इनके अंदर क्या मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। चलिए आगे आगे देखिए, वायरियन क्या होता है, वायरियन जो होता है किसको कहते हैं, अगर एक वायरस किसी सरफेस पे पड़ा है जो अपनी कॉपियां नहीं बना रहे, ठीक है ना, किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे पड़ा है तो वो इनएक्टिव फेज में पड़ा रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वायरियन। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एन इंटेक्ट infective virus particle which is a non-replicating outside a host cell is called virion, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरियड्स के बारे में। वायरियड्स दूसरा ऐसा एजेंट है जिसके बारे में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी नहीं जिक्र है, कहीं भी बताया नहीं गया, उसको कहीं भी क्लासिफाइड नहीं किया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं वायरियड्स की, तो वायरियड्स जो होता है वो डिस्कवर किसने किए थे, वायरियड्स डिस्कवर किए थे T.O. डाइनर ने। कब किया था, 1971 में। इंपॉर्टेंट है, ईयर एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल, ये सबसे छोटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है जो अपनी कॉपियां बना सकता है, सबसे छोटा, ठीक है ना, पार्टिकल है। A वायरियड इज अ सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये जो वायरियड है ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में मिलता है, यही वायरियड है बस, ठीक है ना। विदाउट कैप्सिड, यानी कि इसके ऊपर कोई कैप्सिड नहीं है, कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है। इट लैक्स अ प्रोटीन कोट, देखो इसके पास प्रोटीन का कोई कोट नहीं है, ठीक है। इट हैज अ फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इसके पास जो आरएनए होता है ना वो फ्री आरएनए होता है, ठीक है, कोई कवरिंग नहीं है, उसके पास फ्री आरएनए और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी लो है, ठीक है। वायरियड्स आर नॉन टू कॉज डिजीज इन प्लांट्स ओनली, वायरियड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पैदा करता है और ये प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं, एनिमल्स में डिजीज पैदा नहीं करते हैं ये, ठीक है ना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या होती है, जिसके अंदर आलू में गांठे गांठे पैदा हो जाती है, ठीक है ना। ये तो रहा वायरियड्स। अब हम बात करते हैं एक और एजेंट के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होता है, सुनिए, प्रायॉन्स और कुछ भी नहीं है, प्रायॉन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है जो यूं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, या यूं समझ लो एबनॉर्मली फोल्डेड। एबनॉर्मली फोल्डेड का मतलब होता है कोई इसका कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है, बस फोल्डेड है और प्रोटीन है, ठीक है। स्टेनले, ठीक है, प्रूशिनर डिड most of the work on prions and it was awarded to Nobel Prize in 1998, correct. They are very unique among the infectious agent because they contain no genetic material. Example DNA और RNA, इनके पास DNA RNA है ही नहीं, बस क्या है, सिर्फ प्रोटीन है। They are the proteinaceous infectious particle, ये proteinaceous infectious particles हैं। They are the causative agents about a dozen fatal डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। ये प्रायॉन्स जो होते हैं वो जनरली एनिमल सेल्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और मोस्टली ह्यूमंस के अंदर भी कर सकते हैं ये, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर जो डिसऑर्डर पैदा करते हैं वो फैटल हो सकते हैं, यानी घातक हो सकते हैं, इनसे मर भी सकते हैं लोग, ठीक है। और ये इन्फेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ह्यूमन के, और दूसरे एनिमल्स के भी नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखो क्रूज़ेफेल्ड-जैकब डिजीज जिसको हम CZD बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी जिसको हम BSE बोलते हैं कॉमनली, इसी का एक और नाम होता है मैड काउ डिजीज, ठीक है ना, इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। गाय जो होती है ना, ये क्या करता है, गाय बकरी जो होती है इनके अंदर क्या होता है, ब्रेन में घुस जाता है और ब्रेन में इंफेक्शन पैदा करता है,
और उन ब्रेन में छेद छेद कर देता है वो, जिसके कारण क्या होती है, जो कैटल्स होते हैं ये पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं, दीवार के सारे रगड़ रगड़ के चलते रहना, ठीक है ना, इधर उधर घूमना, ठीक है ना, दौड़ना आगे पीछे, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ऐसे इन डिजीज में, मैड काउ डिजीज में होती है, ठीक है ना, और वो प्रायन से इन्फेक्टेड होते हैं। ये प्रायन था। बाद में लास्ट में बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट पोर्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है एक साथ में रहना और एक साथ में रह करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं लाइकेन। तो सर ये लाइकेन जो होता है वो किसका एसोसिएशन होता है? लाइकेन एक तो एल्गी प्लस फंगी, इनका एसोसिएशन होता है और ये दोनों एक साथ रह करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। It is the symbiotic association of algae and fungi, correct? The algal part is called phycobiont. इसका जो algal part होता है इसको हम phycobiont बोलते हैं, और जो फंगस का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं mycobiont। जो फंगस का जो पार्ट होता है उसको हम mycobiont बोलते हैं। इसके अंदर मोस्टली आपको पता है क्या, 80% जो होता है ना वो फंगस होती है। ये अच्छी फंगस है, खराब फंगस नहीं होती। हमने अभी तक देखा कि फंगस जो होते हैं ना, कई बार हमने देखा होगा फंगस खराब होती है, हम ये समझ लग जाता है सारी फंगस खराब नहीं होती, ठीक है ना, कुछ फंगस अच्छी भी होती है। हमने बेनिफिशियल फंगस भी तो पढ़े हैं ना, है ना। तो 80% फंगस वाला पार्ट होता है और 20% पार्ट जो होता है ना वो एल्गल पार्ट होता है, ठीक है। तो सर इनको फायदा कैसे है? देखो इसका जो फाइकोबायंट होता है यानी एल्गी वाला पार्ट होता है वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक होगा तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहां पर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो फंगस को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो जो एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और जो खाना बनता है उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो फंगस को मिलता है, ओके। द मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी का मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगी। उसको है ना, वो क्या करती है, एल्गी क्या करती है, फंगस के लिए फूड भी प्रिपेयर करती है, ओके। सर ये तो फायदा क्या हो गया? ये तो फायदा हो गया फंगस का। अब एल्गी का फायदा बताइए। द माइकोबायंट इज अ हेटेरोट्रॉपिक। जो फंगस वाला पार्ट जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड शेल्टर। ये शेल्टर प्रोवाइड करवाता है एल्गी को, ठीक है ना। एल्गी छोटी होती है, फंगस बड़ी होती है यहाँ पे। एंड एब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम फॉर एल्गा। और ये एल्गी के लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। कौन? फंगस, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा किसको होगा? यहाँ पर फायदा हो रहा है एल्गी को। तो ये फायदा जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है। फूड जो लेती है फंगस, फूड लेती है, किससे लेती है? एल्गी से लेती है। और बदले में, ठीक है ना, एल्गी को क्या प्रोवाइड करवाती है? कुछ मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि आपको पता है क्या कि जो एल्गी होती है ना, एल्गी के अंदर रूट्स नहीं होती। आपको पता है कि रूट्स जो होती है ना वो क्या करती है? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। तो एल्गी तो इतनी लेस डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर रूट्स भी नहीं होते, तो उनके अंदर फिर वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो यहाँ पर कुछ एल्गी को वाटर या मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। कौन? फंगस देता है। इट एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। आपको पता है लाइकेंस जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे। फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया। तो ये पॉल्यूटेड एरिया के अंदर कभी ग्रो नहीं करते, ठीक है ना। आपके मेरे जैसे जो सिटीज के अंदर लोग रहते हैं वहां पर तो कभी भी लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो सर लाइकेंस कहाँ देखने को मिलते हैं? लाइकेंस देखने को मिलते हैं हाई हिली एरियाज के अंदर, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जहां पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। मोस्टली व्हीकल पॉल्यूशन जहां पर नहीं होता है, ठीक है, वहां पर लाइकेंस देखने को मिलते हैं। और ये ग्रो करते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के जो स्टेम वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, वहां ग्रो करते हैं, ठीक है। Lichens cannot tolerate air pollution, especially due to sulfur dioxide. इनको सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना वो बिल्कुल सहन नहीं होती, इसलिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड जरा भी है, थोड़ी भी है, तो वहां पर ये ग्रो नहीं करेंगे। ये होता है लाइकेंस। और यहाँ पर लाइकेंस कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होता है, हमारा चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था, सबसे पहले क्लासिफिकेशंस पढ़े, फिर अलग अलग साइंटिस्ट जो है उन्होंने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन दिए वो पढ़े, फिर हमने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स देखी थी, इनकी क्लियरली डिटेल्स या ज्यादा डिटेल्स जो है उसके अलग चैप्टर्स में है, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे पोर्शंस देखे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किए गए थे। उसमें उन्होंने वायरस देखा, वायरियड्स देखे, प्रायन्स देखा, लाइकेंस देखे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके चैप्टर में दी गई हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Okay, thank you. Keep learning and keep growing with Winsome International School.